हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 1 का कोर कोर्स 2 का लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करते हैं। एक लेट अस कंसीडर ए बीम। एक बीम लिया हमने, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। लेट अस कंसीडर ए बीम ए बी सी डी। तो बीम क्या होता है? बीम एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रॉड होता है जिसका लेंथ जो है वो थिकनेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। बीम समझ गए? बेसिकली ये रॉड है, ये आइदर रेक्टेंगुलर रॉड है और सर्कुलर रॉड है, बस लेंथ इसका जो है थिकनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे बीम, या मेटालिक स्ट्रिप बोल लीजिए, बीम बोल लीजिए, जो भी बोलिए इसको। अब हमको बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना है कि एक बीम लेना है, और हमने एक बीम ले लिया ए बी सी डी। अब इसका एक एंड फिक्स कर दिया। सपोज ये वाला एंड है, ये फिक्स कर दिया, ये वाला एंड हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। बीम लिया, लेट अस कंसीडर बीम ए बी सी डी एंड ए डी एंड इज फिक्स्ड, बी सी फ्री एंड है, और फ्री एंड में एक लोड लगा दिया। यहाँ पे हम एक लोड लगा रहे हैं, तो लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये झुकेगा। ठीक है, तो हम वो झुकने वाला से ही फिगर बनाते हैं इसका। ये लोड अगर आप यहाँ पे लगाइएगा तो ये हल्का सा बेंड होगा। यहाँ हमने एक लोड लगा दिया, ये फिक्स एंड है, ये ए डी पार्ट था, ये बी सी पार्ट था। बी सी पार्ट में हमने लोड लगा दिया डब्लू, ए डी पार्ट फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस लोड की वजह से ये बेंड कर गया। ये बीम हमारा ऐसा है जब हमने लोड नहीं लगाया। और एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हम लोड लगा रहे हैं और इसका जो अपना वेट है, इस बीम का वेट बहुत नेग्लिजिबल ले रहे हैं, इसके कंपैरिजन बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। जो भी वेट है इसी लोड का, इस लोड का ही वेट ले रहे हैं। इस बीम का अपना वेट नेग्लिजिबल ले रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो वो रोल प्ले नहीं करेगा यहाँ। तो क्या कहा हमने कि एक बीम लिया, बीम बता दिया आपको क्या होता है, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर रॉड है जिसका लेंथ थिकनेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसका एक एंड फिक्स कर दिया। ठीक, दूसरे एंड पे लोड डाला, जब लोड डालेंगे थोड़ा सा बेंड होगा। तो अब क्या, देखिए ये लोड यहाँ लग रहा है। अब चूंकि ये इलास्टिक बॉडी ले रहे हैं और ये लोड ऐसा हो कि विद इन द इलास्टिक लिमिट आपका ये रॉड बिहेव करे। कहने का मतलब है जितना इसका इलास्टिक लिमिट है, इस रॉड का इलास्टिसिटी है, जितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है उसके अंदर ही लोड लेना है। उससे ज़्यादा लीजिएगा तो ये फिर आप उसका बिहेवियर इलास्टिक नहीं रह जाएगा। तो ये विद इन इलास्टिक लिमिट लोड लेना है। अब ये लोड जो आपका यहाँ पे आपने डाला, अब देखिए ये लोड आप इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से जो अपने फिक्स एंड है, एक रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा सेम। अगर इसको हम मिडल से काट दें ऐसे, तो ये फिक्स है। इधर अगर लोड ले रहा है तो ये डब्लू आपका सेम फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, रिएक्शन इसकी फिक्स एंड की वजह से। तो आप डब्लू इधर लगा रहे हैं और सेम इक्वल फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा, रोटेट ही करेगा ना इसको। लोड इधर लग रहा है, रिएक्शन इधर फोर्स है, रिएक्शन फोर्स इधर है, सॉरी रिएक्शन फोर्स इधर है, लोड इधर है, तो आपको ये बेंड कर गया। ये बेंड किया है तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो क्या क्रिएट करेगा, ये कपल, बेंडिंग कपल क्रिएट करेगा। तो लोड की वजह से एक बेंडिंग कपल आ रहा है। ठीक है, और दूसरा, चूंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो रीस्टोरिंग कपल लगेगा इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा कि आप जब लोड यहाँ लगाते हैं तो ये इन जो ऊपर वाला एंड है वो एक्सटेंड करेगा, एलोंगेट करेगा, उस पर इधर फोर्स लग रहा है, और ये नीचे वाला जो एंड है वो कंप्रेस करेगा, छोटा हो जाएगा।
इस डायरेक्शन में उसका फोर्स लगा है। और सबसे जो बीच वाला होगा सेंट्रल फिलामेंट जो कहेंगे, तो ये वाला ना एक्सटेंड होगा ना कंप्रेस होगा। इसके ऊपर जैसे आप जाइएगा तो जो एलोंगेशन है वो बढ़ता जाएगा और ये मैक्सिमम एलोंगेशन होगा इस साइड में, और इसके नीचे आइएगा तो कंप्रेशन बढ़ता जाएगा और यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन होगा डीसी। मतलब ए बी वाले फिलामेंट, जो ए बी के पास फिलामेंट है वो मैक्सिमम एलोंगेटेड होगा, और जो सी डी के पास फिलामेंट है वो मिनिमम मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स कपल लगा रहा है। फोर्स इधर है, इधर दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स है, और इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। ये अभी हम थ्री डायमेंशनल डायग्राम में एक दिखाएंगे आपको बना के कि ये जो लग रहा है बेसिकली ये लोड की वजह से किधर लग रहा है, एक क्लॉकवाइज। जो लोड आपने दिया था उसकी वजह से क्लॉकवाइज कपल लग रहा है, और इसकी वजह से क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल लगेगा। ये जो आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से आपका जो एक्सटेंशन और ये कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज कपल लगेगा। तो जो क्लॉकवाइज कपल लग रहा है लोड की वजह से वो कहला है बेंडिंग कपल, उसकी वजह से बेंड हो रहा है। और जो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज कपल, उसको क्या कहा, रीस्टोरिंग कपल कहलाएगा। तो दो तरह के कपल लग रहे हैं, एक बेंडिंग कपल जो कि लोड की वजह से, एक रीस्टोरिंग कपल जो कि इसके इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों कपल बराबर होंगे, तो हम बेंडिंग कपल और इलास्टिक रिस्टोरिंग कपल कहेंगे। तो आप कपल कर सकते हैं, साथ में इसको आप रिस्टोरिंग मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट भी कर सकते हैं। बेंडिंग कपल को बेंडिंग मोमेंट, रिस्टोरिंग कपल को रिस्टोरिंग मोमेंट कर सकते हैं। कपल कहिए या मोमेंट कहिए, सेम ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो दोनों इक्विलिब्रियम में आपस में सेम रहेंगे। अब इतनी बातों को हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या बात लिखना है मुझे, फर्स्ट पॉइंट लिखना था कि लेट अस कंसीडर ए बीम, लेट ए बीम, बीम का नाम क्या रखा है हमने, ए बी सी डी, बी फिक्स्ड एट इंड ए डी, ठीक है, दिखा चुका हूँ, ए डी में फिक्स्ड है, एंड लोडेड, और लोडेड के साथ कंडीशन क्या था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट। विथ कितना, लोड W, विथ ए वेट W। कहाँ पे लगाया, एट द फ्री इंड BC, एट द, फिगर में दिख रहा है आपको, एट द फ्री इंड BC, ठीक। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो इसका वेट है, मतलब रॉड का, बीम का जो वेट है वो नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, टेकिंग, मैं बीम ऐसा लिए हैं कि टेकिंग द वेट ऑफ द बीम, द वेट ऑफ द बीम itself to be negligible, to be negligible। तो वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा, बीम का वेट इस कैलकुलेशन में कहीं रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कम नेग्लिजिबल है W कंपेरिजन में वो। और इसकी वजह से क्या होगा, जो वेट लगा फ्री इन पे तो थोड़ा बेंड करेगा, तो ड्यू टू दिस लोड यहाँ आप लिख सकते हैं, यहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं यहीं पे, या तो लाइन अगला विथ वेट W एट द फ्री इंड so as to bend a little, so as to, ये ब्रैकेट में कर दिया है, so as to bend a little, थोड़ा सा बेंड हुआ उस वेट की वजह से, and remaining in the equilibrium position, remaining
इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन द फिगर। ठीक, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे फिगर में आपको मैंने क्या बताया कि दो तरह का कपल लग रहा है, एक बेंडिंग कपल लग रहा है और एक रिस्टोरिंग कपल लग रहा है। तो देखिए बेंडिंग कपल कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो आपके पास जो बेंडिंग कपल रिस्टोरिंग कपल है वो दूसरे को माने कैंसिल कर रहा है इक्विलिब्रियम में। तो उसको हम लिख सकते हैं कि द डिफॉर्मेशन मतलब बेंडिंग, डिफॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है। तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लोड brings about restoring force due to elasticity tending to bring back the deformation produced by load brings about restoring force due to the elastic tending to bring the beam back to its original position, ठीक। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो रीस्टोरिंग कपल है किसकी वजह से लग रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। रीस्टोरिंग कपल वो किसके बराबर है, जो लोड की वजह से लग रहा है, बेंडिंग कपल। दोनों इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आपका रिस्टोरिंग कपल ये लग रहा है किधर, ये लग रहा है बेंडिंग कपल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायग्राम में देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, ये आपका क्लॉकवाइज ये है बेंडिंग कपल वाला है, ये बेंडिंग कपल लोड की वजह से, और ये रिस्टोरिंग कपल वाला है। ठीक, ये रिस्टोरिंग कपल और ये बेंडिंग कपल। और रिस्टोरिंग कपल को आप नाम दे सकते हैं दूसरा कि रिस्टोरिंग मोमेंट भी कर सकते हैं, इसको रिस्टोरिंग मोमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेंडिंग मोमेंट कर लीजिए, दोनों इक्वल अपोजिट है, इक्विलिब्रियम में सेम है। तो आप बेंडिंग तो देख चुके हैं कि वेट की वजह से बेंड कर रहा है। रिस्टोरिंग में आपको बता दिए क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला फोर्स जो फिलामेंट जो है वो एलोंगेट होगा, ये कंप्रेस होगा। तो लोअर फिलामेंट अपर फिलामेंट जो है, अपर फिलामेंट ऑफ द बीम कौन सा है, अपर फिलामेंट ए बी एलोंगेटेड होगा या एक्सपैंड होगा, एलोंगेटेड और एक्सपैंडेड। ठीक, तो इसका किधर लग रहा है फोर्स, इसको इधर महसूस होगा फोर्स, और इसका डिफॉर्मेशन होगा इधर लगेगा। तो ये भी आपस में एक बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और लोअर फिलामेंट ऑफ द बीम, लोअर फिलामेंट कौन सा है, सी डी। ये क्या होगा, शॉर्टेंड या कंप्रेस्ड, शॉर्टेंड और कंप्रेस्ड। ठीक है, और आपको अभी डिस्कशन के दौरान बताए थे कि ये एलोंगेशन है, कंप्रेशन है, बीच का जो लेयर इसको न्यूट्रल लेयर कहते हैं।
न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल सरफेस, इसको न्यूट्रल एक्सिस, और इस एक्सिस जो सरफेस पास करेगा उसको न्यूट्रल सरफेस कहेंगे। क्योंकि इस लेयर पे जो मिडिल वाला है उस पर ना एक्सटेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा। इसके ऊपर जाइएगा एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, इसके नीचे जाएगा कंप्रेशन बढ़ता जाएगा। यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, यहाँ मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। बट ये लेयर आपका न्यूट्रल है, नो एलोंगेशन नो शॉर्टनिंग और कंप्रेशन। तो उसको लिख सकते हैं मिडिल बट द फिलामेंट लाइंग but the filament lying between का मतलब मिडिल की बात कर रहे हैं, मिडिल these two मतलब ए बी एंड सी डी is neither shortened, is neither compressed nor stretched nor elongated such axis is called neutral axis and surface passing through this axis and surface passing through this axis is called neutral surface, is called neutral surface। तो ये हमारा क्या हो गया कि बीम हमने लिया, बीम को एक साइड फिक्स किया, एक लोड लगाया, लोड की वजह से आपका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंडिंग कपल लगा, और इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से जस्ट ये ऊपर वाला फिलामेंट एलोंगेट हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, तो एक और रिस्टोरिंग कपल लगा रहा है ये, और दोनों इक्विलिब्रियम में आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है या रिस्टोरिंग मोमेंट है वो कितना आने वाला है। वही हमारा इस टॉपिक का टारगेट है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मतलब हमको एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पर क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, सिंपल इसका एक तरह से समझिए कि प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको इतना समझना है, उसके बाद से मैथमेटिक्स है। ठीक है, फिर इसके हम मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगा उस पर कंसिडर करेंगे। यहाँ तो हम ये समझ गए कि दो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग कपल लग रहा है, बेंडिंग कपल लग रहा है, अब हमको ही निकालना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको एक्सप्रेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसमें क्या है, इसको समझिए कि ये सर्कुलर आर्क के रूप में है, आपका कर्व हो गया, बेंड हो गया। सर्कुलर आर्क के रूप में अगर आपका है, कंसीडर ए पोर्शन ऑफ द बीम, इस बीम का एक पोर्शन ले लेते हैं जो सर्कुलर आर्क की तरह है। मान लीजिए ये पोर्शन हमने ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से हम ले रहे हैं, तो ये आर्क बना रहा है। सपोज ये सेंटर मान लीजिए, ये हो गया, और इसका जो ये डिस्टेंस है इसको आर मान लेते हैं, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे है। तो कंसीडर ए स्मॉल पार्ट एक्स वाई, इसका नाम हमने एक्स वाई रख दिया, एक्स एंड वाई, ये आप चाहें इसका नाम एक्स वाई रख देते हैं। ठीक है, कंसीडर ए स्मॉल पार्ट एक्स वाई ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द स्ट्रिप बेंट इनटू आर्क ऑफ रेडियस आर एंड एंगल थीटा, सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ओ। ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो बेंड हुआ, हमने क्या किया, न्यूट्रल एक्सिस का एक पोर्शन ले लिया छोटा सा, वो एक आर्क की तरह बिहेव करेगा, और उसका जो रेडियस होगा
उस आर्क का वो आर है, और जो सेंटर पे आपका वो आर्क एंगल बना रहा है वो थीटा है। ठीक है, और तो इस बात को हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखें, इस बात को आप क्लियर से इसको लिख सकते हैं हम कि कंसीडर ए स्मॉल पार्ट, कंसीडर ए स्मॉल पार्ट XY of the filament कौन सा फिलामेंट, न्यूट्रल फिलामेंट, मतलब बीच वाला। इसको क्या न्यूट्रल छूट गया, फिलामेंट का मतलब न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल फिलामेंट। कंसीडर स्मॉल पार्ट ऑफ XY ऑफ द न्यूट्रल फिलामेंट या न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द स्ट्रिप बेंट, ऑफ द स्ट्रिप या बीम, स्ट्रिप की जगह बीम हम यूज़ कर सकते हैं, बीम बेंट इनटू एन आर्क, इनटू एन आर्क ऑफ रेडियस कितना है r, ऑफ रेडियस r, सबटेनिंग एंगल, सबटेनिंग एन एंगल थीटा, subtending an angle theta at the center of curvature, O at the center of curvature, O as shown in the figure, जैसा फिगर में दिखाया है। सब कुछ जो मैंने लिख के दिखाया वही लिखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और काम करते हैं कि इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक एक्सिस लेते हैं, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ये हम XY ले रहे हैं, ये x हमने लिख दिया है, तो ये इससे सपोज जेड डिस्टेंस पे, जेड डिस्टेंस पे, इसके जेड डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे एक दूसरा हमने फिलामेंट ले लिया ऐसे, और ये क्या है, जेड डिस्टेंस पे ऊपर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट, ये इसको यहाँ से मिला दीजिए, ऊपर लिया है, ये ऊपर यहाँ काटेगा, ये इसको यहाँ काटेगा, इसका नाम दे दीजिए एक्स प्राइम और वाई प्राइम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, लेट एक्स प्राइम वाई प्राइम बी अनदर फिलामेंट, बी अनदर फिलामेंट एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है, जेड, जेड डिस्टेंस जेड फ्रॉम द न्यूट्रल सरफेस, फ्रॉम द न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल सरफेस। जो आपका दूसरा फिलामेंट हमने लिया है न्यूट्रल सरफेस के जस्ट जेड डिस्टेंस ऊपर पे, ये लिया है एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब सिंपल ज्योमेट्री के फॉर्मूला से आर्क का, जो आर्क और रेडियस के बीच जो फॉर्मूला, आर्क रेडियस और जो एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उन तीनों का रिलेशन हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। उसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं, आपको याद होगा कि आप अगर एक सर्किल का आर्क लेते हैं, ये मान लीजिए अगर L है, ये R है, ये थीटा है, तो रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस आर्क के लिए, सेम है। यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम XY का निकालते हैं, तो XY क्या आ रहा है हमारा, XY, सॉरी XY मैंने स्मॉल लिखा है, XY इज इक्वल टू आएगा आर थीटा। ठीक है, और जब x प्राइम वाई प्राइम लेंगे तो क्या आ जाएगा, r है और r में कितना आपने ऐड किया, r के कितना ऊपर आपने ले लिया, z के ऊपर लिया है, तो वो आ जाएगा r प्लस जेड, r प्लस जेड, और थीटा तो रहेगा ही दोनों के लिए। यहाँ से देखिए, इसके लिए क्या हुआ, थीटा एक्स वाई इजकल टू आर थीटा, और जब ऊपर एक्स प्राइम वाई प्राइम ले रहे हैं तो ये r प्लस एक्स जेड हो गया, ये आपने जेड लिया है, ये डायरेक्शन जेड ऊपर लिया है ये फिलामेंट, तो r प्लस जेड थीटा हो गया।
अब तो कितना एलोंगेशन हुआ, हमने कहा था कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जैसे आप जाते हैं तो फिलामेंट आपका जो है सरफेस ये एलोंगेट हुआ है। तो एलोंगेट एक्स प्राइम वाई प्राइम को एक्स वाई में घटा देंगे तो कितना चेंज हुआ है, कितना एक्सटेंड हुआ, वो निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द फिलामेंट और एलोंगेशन, लिख सकते हैं क्या, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट, कितना आएगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम माइनस एक्स वाई, और ये हो गया आर प्लस जेड इंटू थीटा माइनस आर थीटा। तो क्या आ गया आपका, जेड थीटा आ गया, आर थीटा कर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना इंक्रीज हुआ, जेड थीटा हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस जो लग रहा है या टेंसाइल स्ट्रेन जो लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन क्या, जब आप लोड लग रहा है तो खिंचा हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है इस पर, किधर लग रहा है फोर्स इसका, ये ऊपर वाले में ऐसे लग रहा है, नीचे वाले में ऐसे लग रहा है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, वो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक, इंक्रीज इन लेंथ कितना है आपका, जेड थीटा है, ओरिजिनल लेंथ कितना था, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, आर थीटा, तो ये आर थीटा हो गया, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो टेंसाइल स्ट्रेन कितना है आपका, जेड बाय आर, therefore टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू जेड बाय आर आ गया, टेंसाइल स्ट्रेन आपका जेड बाय आर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम ये देख रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन जेड के प्रोपोर्शनल में, तो जितना ऊपर जाएंगे टेंसाइल स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के जितना ऊपर जा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा। अब हम एक काम और करना चाहते हैं, वो काम ये है कि एक एरिया लेते हैं, टेकिंग, अब बीम को थोड़ा सा हम इस तरीके से देखेंगे ताकि हमको जो आगे का काम करने जा रहे हैं वो आसानी हो, वो हम इधर करते हैं ताकि देखिए, इस बीम को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, ये बीम का हम लास्ट पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा आपका यहाँ पे आ गया। अब ये न्यूट्रल एक्सिस वाला पोर्शन है, ये बीच वाला, ये देखिए ये है न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से जो प्लेन जाएगा आप उसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस का प्लेन है, सपोज न्यूट्रल सरफेस को आप कह रहे हैं, ये न्यूट्रल सरफेस हो गया आपका। ठीक, तो नाम क्या रखा हमने, नाम रखा था ABCD, क्या नाम रखा, ABCD रखा है। ये पोर्शन हम ले लेते हैं, कुछ भी नाम रख लीजिए इसका, ABCD तो हमने इधर रखा है, ये वाला पोर्शन रखा है ABCD, वो नाम नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम कुछ और नाम रखते हैं, ABCD, या सपोज हमने ABCD भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, नाम आप जिस भी रखना चाहें, ये सपोज ABCD पोर्शन, और ये आपका EF वाला लाइन है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, अब क्या है, ये हमने रॉड जो बीम हमारा उसको हमने दिखाया, टेकिंग अ बीम टू बी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड कंसिडरिंग इट्स क्रॉस सेक्शन ABCD, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमारा ये परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये जो लेंथ है इसका, ये बीम का लेंथ इधर होगा,
लेंथ के परपेंडिकुलर ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, ठीक है। और ऐसा है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इसके इस पोर्शन पे मिल रहा, सच दैट द न्यूट्रल सरफेस मीट्स इट अलोंग द लाइन ई एफ, वी कैन ईजिली सी द न्यूट्रल। तो ये आपका लिख सकते हैं, इसी बात को लिख लेते हैं पहला, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, टेकिंग द बीम to be a rectangular cross section, to be of a rectangular cross section, and considering its section ABCD, its section ABCD perpendicular to its length, जैसे फिगर में दिखाए थे, perpendicular to its सरफेस दे रहा इधर है और रॉड का लंबाई इधर है, ठीक है, ऐसे है, ये वाला सरफेस दे रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ABCD, इस सेक्शन ABCD परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो जब लेंथ के लॉन्ग की बेंडिंग हो रहा है तो प्लेन एंड द प्लेन ऑफ द बेंडिंग, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया एज शोन इन द फिगर, सेकंड वाला फिगर, इसके बाद की पेज वाली जो फिगर है वो वाला, सच दैट द न्यूट्रल सरफेस meet it along the line EF, ठीक है। ये हमने कर लिया इस फिगर का, देखिए जो फिगर में ड्रॉ किया उस चीज़ को हमने लिखा है, क्या किया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का रॉड है और ये क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हैं जो कि इस लेंथ और बेंडिंग प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इस तरह से है कि जो न्यूट्रल सरफेस है उसको इस एरिया को, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को EF पे काटता है, तो EF आपका बेंडिंग प्लेन वाला पॉइंट है जो इस एरिया को